नमस्कार, प्रणाम। मैं गरिमा सिंह। आज जिस सीट पर मैं बैठी हूं, यहां से हर दिन पूछा जाता है देश का सबसे बड़ा सवाल। आपने लगातार कई सालों तक यहां जिस चेहरे को देखा, उन्होंने आपके दिल, दिमाग और दुनिया में एक बेहद खास जगह बनाई। और उससे भी ज्यादा ये कि उन्होंने आपके भीतर एक विश्वास, एक भरोसा पैदा किया। बदले में आप सबने भी भरपूर प्रेम से उन्हें नवाजा, क्योंकि इस सीट से हमेशा आप सबके हक की आवाज बुलंद हुई, आपके हक का सवाल पूछा गया। लेकिन आज से ये जिम्मेदारी मैं संभाल रही हूँ। जानती हूँ कि बगैर लाग लपेट, बगैर द्वेष और अनुराग और बगैर किसी पूर्वाग्रह के समाज के आखिरी पायदान पर खड़े इंसान की तरफ से सत्ता के सबसे ऊंचे सिंहासन से सवाल पूछना कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और एक पत्रकार के तौर पर यह मैं मेरी परीक्षा मानती हूँ कि मैं गरिमा सिंह इस परिपाटी को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और पूरी निष्पक्षता के साथ निभाऊं। बस आपके साथ की आवश्यकता है। तो आज रविवार विशेष में मैं गरिमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं और सबसे बड़ा सवाल पूछने की हिम्मत रखना चाहती हूं। इस पूरे हफ्ते में जो सबसे बड़ा विषय, खासतौर से सियासी अंदाज का, सियासत का हमने देखा, वो सबसे बड़ा विषय रहा कि इंडिया नाम का एक अब्रीविएशन पैदा हुआ और विपक्ष ने 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में जो मंथन किया, वहां से इंडिया नाम का यह अब्रीविएशन निकला। यकीनन ये विपक्ष की बड़ी खोज मानी गई। दूसरी बड़ी चीज ये हुई कि 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में पावर का एक, विपक्ष की पावर का एपिसेंटर बना हुआ नजर आया। और यहां दिल्ली में 18 जुलाई को एनडीए का एक शक्ति प्रदर्शन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी अध्यक्षता की और एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश हुई कि एनडीए वर्सेस इंडिया में कौन ज्यादा ताकतवर है। लेकिन यहीं से सियासत का एक बड़ा प्रश्न पैदा हुआ, बड़ा सवाल पैदा हुआ, सबसे बड़ा सवाल पैदा हुआ। और वो सवाल ये है कि क्या ये शक्ति प्रदर्शन की कोशिश थी या फिर छोटे दलों को साथ लाकर वाकई कोई सियासी साधा जाता है। क्योंकि तमाम जो राज्य हैं देश के, उन्हें एक बार नजर भर कर देखिए। बिहार को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, उत्तर प्रदेश को देखिए। एनडीए में 38 दल जुटे और इधर विपक्ष के साथ 26 दल जुटे। लेकिन एनडीए को भरपूर मेजॉरिटी के बावजूद 2014 में एनडीए को भरपूर मेजॉरिटी मिली। खासतौर से अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने अपने दम पर वो स्ट्रांग मेजॉरिटी हासिल की, वो बहुमत हासिल किया कि सरकार बना सके। 2019 में भी यही हुआ, वोट परसेंटेज भी बढ़ा और अपने दम पर बीजेपी मेजॉरिटी में सत्ता में वापस भी आई। लेकिन उसके बावजूद एनडीए को, या कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी कि ऐसे दलों को भी साथ लाना पड़ा जिनका ना विधानसभा में कोई अस्तित्व है और ना लोकसभा में कोई अस्तित्व है, बल्कि उनमें से ज्यादातर पार्टियां ऐसी हैं जिनका ना कोई सांसद है और ना कोई विधायक है। आज सबसे बड़ा सवाल हम यही पूछने जा रहे हैं कि कुल मिलाकर जितनी भी गुणागणित चल रही है, सबको साथ ले आया जाए, सबको बुला लिया जाए। इधर बिहार से उपेंद्र कुशवाहा को बुला लिया जाए, या फिर जीतन राम मांझी को साथ जोड़ लिया जाए, या फिर चिराग पासवान को ले लिया जाए। भले ही पशुपति पारस के साथ एक कमाल का विवाद चल रहा है और पशुपति पारस नहीं चाहते हो कि हाजीपुर की सीट चिराग पासवान को दी जाए। फिर अगर उत्तर प्रदेश में आ जाइए, उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है कि जो लोग छिटक कर एनडीए से बाहर चले गए और जिन्होंने भरपूर अंदाज में न सिर्फ बीजेपी के बड़े नेताओं के प्रति अपनी भड़ास निकाली, वही सब वापस आ गए। मजबूरी है क्या? गणित साधने की जरूरत है क्या? और क्या 2024 में एंटी इनकम्बेंसी इस तौर पर नजर आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री को शक्ति प्रदर्शन की जरूरत पड़ती है, तमाम छोटे दलों को आमंत्रित करने की जरूरत पड़ती है, बगैर ये समझे कि बाद का गणित कैसे बिगड़ेगा? और यही हाल विपक्ष का भी है। विपक्ष में भी यही स्थिति है कि आरजेडी और जेडीयू, जिनकी सियासत धुरविरोध पर टिकी रही, वो साथ आ जाते। उद्धव ठाकरे साथ आ जाते, जिनका लेना देना नहीं था इस आइडियोलॉजी से, जो विचारधारा की बात करते हुए इधर हो लेते। तो विपक्ष के पास भी ऐसे नेताओं का जमावड़ा है। टीएमसी देख लीजिए, कांग्रेस की सिरफुटवल जबरदस्त अंदाज में है पश्चिम बंगाल में, लेकिन यहां पर साथ होने का दम भर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, दिल्ली में कांग्रेस की जमीन अगर खिसकाने वाला कोई है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल बार्गेन करते हैं कि अध्यादेश पर साथ होंगे तभी जाकर उनकी पार्टी का सहयोग मिल पाएगा, यानी कि वो इंडिया नाम के इस अलायंस में शामिल होंगे। तो बार्गेनिंग का अंदाज ये है। अब ये तो हुए दो खेमे, एक तरफ एनडीए का खेमा, एक तरफ इंडिया का खेमा, लेकिन एक वो भी खेमा है जो चुपचाप इस देश की सियासत में बड़ी मजबूत जगह रखता है, लेकिन अभी कहां जाएगा किसी को पता नहीं। उड़ीसा की तरफ चलते हैं तो नवीन पटनायक कहां जाएंगे नहीं पता, बीजू जनता दल किसका होगा नहीं पता।
असदुद्दीन ओवैसी कहां जाएंगे नहीं पता, टीडीपी कहां जाएगी नहीं पता। तो बहुत सारी ऐसी तमाम जो रवायतें हैं सियासत की, अब क्योंकि 2024 का महासमर बिल्कुल सिर पर है, महायुद्ध बिल्कुल सिर पर है, और इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं रखना चाहिए कि सियासत में आने वाला हर व्यक्ति यानी कि हर राजनेता के लिए सबसे बड़ा सत्य, सबसे बड़ा सवाल अगर कोई है तो वो सिर्फ सत्ता हासिल करना है। कौन कितना मजबूत, सवाल आपके सामने रखते हैं। क्या सवाल आज सबसे बड़ा सवाल में हम पूछने जा रहे हैं। ये सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा और इसके बाद कौन है कहां खड़ा, ये देश की सियासत के आईने में हम समझने की कोशिश करेंगे। अलावा इसके एक और बड़ा प्रश्न है, एक और बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यह भी कि मोदी के सामने कौन, जिसका हमेशा मोदी पक्ष जो है, मोदी खेमा जो है, बड़ा एजेंडा बनाया करता है और पूछता है कि मोदी के सामने कौन। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या इस पर भी टूटेगा मौन, ये समझने की कोशिश करेंगे। और बड़ा और खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ होगा। और जैसा कि सबसे बड़ा सवाल में हम चीखते नहीं, हम चिल्लाते नहीं, हम सिर्फ तथ्यों के आधार पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझाते हैं पूरे देश को कि क्या वाकई राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है। 2024 का गुणागणित क्या वाकई इस हवाले से बदल रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी हावी है कि एनडीए को अपने कुनबे को जोड़ने की जरूरत आन पड़ती है, या फिर विपक्ष का जो महाजमावड़ा बंगलुरु में हुआ उसके बाद से खलबली थोड़ी सी ज्यादा है।